सर एक अभी बहुत ही चीज़ एक न्यूज़ में है, वो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, जो कि अभी रिसेंटली MS धोनी जो है, जो पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने कैप्टन कूल जो रिमार्क अक्सर उनको बोला जाता है, उसको उन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया, जो कि लकीली उनके लिए और उनके फैंस के लिए जो रजिस्ट्री है ट्रेडमार्क की, उसने एक्सेप्ट कर लिया है। बट उसमें अभी एक थर्ड पार्टी ने ओपोजिशन उसमें फाइल किया है, वो लॉयर बेस्ड फॉर्म है दिल्ली में। तो आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ट्रेडमार्क का एक्चुअली मतलब क्या होता है, कि हम कैसे, एक आम आदमी कैसे समझे, क्योंकि इसमें जब हम पढ़ते हैं तो कई सारे मार्क, डिवाइस और बहुत सारे वर्ड मार्क साइट में आ जाते हैं इसी कैटेगरी में। और दूसरा, इसका प्रोसेस क्या होता है, सिंपली क्या ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं और इसमें ओपोजिशन क्या होता है। आप इसमें प्लीज थोड़ा सा बताइए कि ट्रेडमार्क क्या होता है सबसे पहले। देखो, जो भी कंट्रोवर्सी अभी इरप्ट हुई है, इट इज़ रिगार्डिंग कि MS धोनी ने जो है अपने कैप्टन कूल के नाम से एक ट्रेडमार्क अप्लाई करवाया, विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द रजिस्ट्री, एंड उसके ऊपर एक अपोजिशन आ गई है। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या होता है ट्रेडमार्क। तो व्हाट डू वी कॉल अ ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क को अगर आप देखोगे कि इट इज़ अ यूनिक नेम या स्टाइल कह लो या कुछ लोगो कह लो, जो कि आपकी गुड्स को या फिर सर्विसेज को है ना दूसरे लोगों से थोड़ा सा अलग दिखाता है। इट क्रिएट्स अ ब्रांड फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखेंगे नाइकी का जो टिक वाला वर्ड है, जो उसे उस टिक वर्ड जो टिक है, वो बेसिकली क्या है, वो एक ब्रांड आइडेंटिटी है, एक लोगो है नाइकी का, विच इज अ ट्रेडमार्क। इसी तरीके से आप एप्पल का जो लोगो है, विच इज हाफ एप्पल, इट इज ऑल्सो अ ट्रेडमार्क। तो अब इस ट्रेडमार्क को अगर हम समझे इंडियन पर्सपेक्टिव से, तो दिस कम्स अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ क्लासेस होती हैं जो कि यूनिफॉर्मली अक्रॉस द ग्लोब सेम है। तो MS धोनी ने जिस क्लास के अंदर इस मार्क को अप्लाई किया है, विच इज क्लास 41, क्योंकि स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट और एजुकेशन के बारे में बात करती है। तो ये है हमारा मोटा मोटा ट्रेडमार्क। एंड ट्रेडमार्क के अंदर बहुत सारे और भी मार्क्स आ जाते हैं, वेल नोन मार्क्स आ जाते हैं, सर्विस मार्क आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ट्रेडमार्क एक्ट वर्क इन इंडिया। तो सर सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है इंडिया में, क्या फीस है उसकी, और हम कहाँ पर कैसे हम रजिस्टर कर सकते हैं अपने ट्रेडमार्क्स को। सो अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें, अब रजिस्ट्रेशन में इनके फॉर्म्स होते हैं कुछ, विच यू हैव टू फाइल ऑनलाइन। ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं, बट ऑफलाइन के केस में थोड़ी सी फीस ज़्यादा है। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन में अगर एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो PMA करके एक फॉर्म है, जिसमें कि एप्लीकेशन फाइल की जाती है। यू आर अ स्टार्टअप और यू आर इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर है, आप बिजनेस एंटिटी है, आप फाइल कर सकते हैं ट्रेडमार्क इन योर ओन नेम। एक बार जब ट्रेडमार्क फाइल हो जाता है, इट गोज टू द रजिस्ट्री फॉर एग्जामिनेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। एग्जामिनेशन जब होती है तो एग्जामिनर जो होता है वो या तो ऑब्जेक्शन लगाएगा सेक्शन 9 की या सेक्शन 11 की, अगर उसको लगता है कि कुछ भी इन दोनों के अंदर ऑब्जेक्शन क्रिएट हो रही है। मतलब वो खुद भी कर सकता है जो एग्जामिनर है? बिल्कुल बिल्कुल। तो एग्जामिनर भी ऑब्जेक्शन लगा सकता है। इस केस में जब आप देखोगे कि एग्जामिनर ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाई, यहाँ पे मार्क एक्सेप्ट किया गया रजिस्ट्री के द्वारा। अगर मान लीजिए एग्जामिनर ने ऑब्जेक्शन लगा दी होती, तब तो इन दैट केस आपको ऑब्जेक्शन का भी रिप्लाई करना पड़ता है। फिर उनका डिस्क्रिप्शन होता है कि ऑब्जेक्शन आपका जो रिप्लाई आया है वो ठीक है कि नहीं है, एल्स वो उसको हियरिंग में भेज देते। अब यहाँ पे जो हियरिंग है वो भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ही करती है, यानी कि ऑब्जेक्शंस रजिस्ट्री के थ्रू फाइल किया जाता है। बिल्कुल। और ये जो अपोजिशन है, ये थर्ड पार्टी कोई भी कर सकता है। करेक्ट। इस केस के अंदर अपोजिशन फाइल हुई है, यानी कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने क्लियर कर दिया था अपनी तरफ से, बिना ऑब्जेक्शन के क्लियर कर दिया। कोई 9-11 की ऑब्जेक्शन नहीं लगाई, विच इज ऐसे एक टर्म है ये 9 और 11 जो यूज होती है ट्रेडमार्क के अंदर, सेक्शंस है। तो रजिस्ट्री ने तो क्लियर कर दिया, पर अपोजिशन आ गई है। अपोजिशन के लिए क्या होता है, जब रजिस्ट्री क्लियर कर देती है तो ये जनरल में जाता है, ट्रेडमार्क जनरल में जाता है और ओपन फॉर द अपोजिशन हो जाता है 4 महीने के लिए। तो 4 महीने की विंडो होती है। अगर किसी का भी राइट, किसी को भी लग रहा है कि किसी का राइट वायलेट हो रहा है, या फिर मार्क ऐसा है जो कि उनसे सिमिलर है या फिर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, तो वो अपोजिशन डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ये समझाइए, जैसे कैप्टन कूल के लिए MS धोनी ने फाइल किया, जो एक्सेप्ट हो गया। अब जो लॉयर या लॉ फर्म है जिन्होंने अपोजिशन एज अ थर्ड पार्टी उसमें दिया है, उनका क्या स्टेक है उसमें? उनका तो कुछ स्टेक नहीं है उनका, तो क्या कोई भी कर सकता है उसके लिए, या फिर उसमें होना जरूरी है, कुछ स्टेक होना जरूरी है और अपोजिशन फाइल करने के लिए? तो अपोजिशन फाइल करने के लिए आपका अगर कोई भी राइट वायलेट हो रहा है ना, सेक्शन 21 के अंदर आप अपोजिशन
फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अब इस केस में जब पर्टिकुलरली आप देखोगे अपोजिशन किस ग्राउंड पे लगाई गई है, इस अपोजिशन लगाई है सेक्शन 9 के ग्राउंड पे। सेक्शन 9 क्या बात करता है, इट टॉक्स अबाउट एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल, ठीक है। और सेक्शन 11 की अगर हम बात करें तो इट इज नॉट एब्सोल्यूट ग्राउंड बट रिलेटिव ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल। अगर हम एब्सोल्यूट ग्राउंड की बात करें जिसमें ये लोग गए हैं, ये मतलब ये कहना चाह रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो कैप्टन कूल वर्ड है वो एक बहुत ही जेनेरिक टर्म है। इट इज अ जेनेरिक टर्म इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड, क्योंकि ये माना गया है कि MS धोनी से पहले भी कुछ कैप्टन्स रहे हैं, कुछ कैप्टन्स को बोला गया, हाँ, जिनको कैप्टन कूल बोला गया है। मिसाल के तौर पे अर्जुन रानातुंगा थे, एक्स कैप्टन है श्रीलंकन टीम के, तो उनको भी कैप्टन कूल के नाम से बोला गया था, बताया गया था। दूसरा पॉइंट उनका है कंटेंशन का, ये कह रहे हैं कि इसमें कोई डिस्टिंक्टिवनेस नहीं है। हालांकि अगर कोई, इसका क्या मतलब होता है डिस्टिंक्टिवनेस का? अगर तो कोई जनरल टर्म है, उस जनरल टर्म के बावजूद भी लोग आपके उस जनरल टर्म से एसोसिएट करते हैं, या फिर आपका एक जनरल टर्म जो ब्रांड की तरह फॉर्मुलेट हो चुका है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वो वर्ड क्या होता है कि वो नॉन डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव इन नेचर का मतलब क्या है कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं आपने उसी के नाम से कुछ अपने ब्रांड का नाम रख लिया जो डिस्क्राइब कर रही है। लाइक सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं अपना कोई मेरा किचन का प्रोडक्ट है, जैसे ऑयल है, मैं उसका नाम रख दूं रसोई, एंड वो डिस्क्राइब करता है कि रसोई में काम आता है, तो ये डिस्क्रिप्टिव में बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम कोई मोमोज वगैरह का नाम लेना चाहते हैं, है ना, अगर हम नाम ही रख दें हमारा मोमो करके, ठीक है, तो ये मोमोज ही हम बेच रहे हैं और मोमोज के नाम से ही हम कुछ ले लेते हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव वर्ड हो जाएगा जो कि आपके नेचर को आइडेंटिफाई कर रहा है, आपकी ज्योग्राफी को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो इस तरीके के वर्ड्स होते हैं वो नेचर बाय नेचर डिस्क्रिप्टिव होते हैं, व्हिच इज टेलिंग द नेचर ऑफ योर बिजनेस, इधर टेलिंग द नेचर ऑफ योर ज्योग्राफी, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड होते हैं डिस्क्रिप्टिव, बट ये भी अलाउड होते हैं अगर तो वो डिस्क्रिप्टिव वर्ड फॉर अ पैसेज ऑफ टाइम यूज किया गया है और लोग उससे रिलेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि क्या कैप्टन कूल वर्ड जो है डिस्क्रिप्टिव नेचर का है, पर क्योंकि इसकी एक लॉन्ग स्टैंडिंग अगर यूसेज हमारे स्टैब्लिश हो जाती है तो ये भी वर्ड अलाउ किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मे बी रजिस्ट्री ने यही सोचा इस केस में भी। और भी इसके अंदर कुछ चीजें रही हैं, जैसे कुछ प्रोसीजरल फ्लॉज रहे हैं इस पर्टिकुलर मैटर में। सेकेंडली यहाँ पे यूजर एफिडेविट भी बाद में फाइल किया गया था। पहले जब ये मार्क फाइल किया गया था तो इसमें लिखा गया था कि इट इज प्रपोज टू बी यूज, बट बाद में इसके अंदर अमेंडमेंट करके इसको बोला गया कि हम 2008 से यूज कर रहे हैं। तो ये भी कुछ थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसीज रही है जिसपे ऑब्जेक्शन क्रिएट किया है उस पर्टिकुलर लॉ फॉर्म पे। ओके सर, तो आपको क्या लगता है कि क्या MS धोनी को फाइनली कैप्टन कूल का ट्रेडमार्क मिल जाएगा, जैसे कि उनको बोला जाता है अक्सर, काफी पॉपुलर है इस नाम से, तो क्या होगा इस केस में आपके अकॉर्डिंग? देखो सुल्तान, इसमें क्योंकि अपोजिशन फाइल हो गई है, अब अपोजिशन फाइल हो गई है तो सामने वाली पार्टी काउंटर स्टेटमेंट फाइल करेगी, यानी कि MS धोनी की लीगल टीम यहाँ पे काउंटर स्टेटमेंट फाइल करेगी। उसके बाद दोनों पार्टियों को बोला जाएगा कि आप अपने एविडेंसेस दीजिए, एंड देन ओरल हियरिंग होगी। अब उनके सबमिशन के अकॉर्डिंग ही हियरिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा कि कैप्टन कूल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अभी तो हम इसको नहीं बोलते, सब जुडिस है, बट लेट्स सी, बिकॉज ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अगर तो उनको अपोजिट पार्टी के कंटेंशन समझ में आते हैं और उनको लगता है दिस इज एन हाईली डिस्क्रिप्टिव वर्ड और नहीं दिया जाना चाहिए तो नहीं मिलेगा। बट क्योंकि MS धोनी के साथ ही एसोसिएटेड है, एक तरीके से देखा जाए 2008 से जब से वो कैप्टन बने थे, तब से उनके साथ ही एसोसिएट हो गया, खास करके जब से वो वर्ल्ड कप जीत के आए थे 2007 में, T20 का वर्ल्ड कप। तो हाई चांसेस आर देयर, मे बी हाई चांसेस हैं बिल्कुल कि उनको मिल सकता है, एंड लेट्स सी कि सामने वाली पार्टी के क्या आर्गुमेंट्स रहते हैं। सो दिस इज इट सुल्तान, ओके सर, दिस इज हाउ ट्रेडमार्क वर्क्स। इसी तरीके से आप रेगुलरली देखेंगे बहुत सारे इन्फ्रिंजमेंट के मैटर्स आते हैं। ऑलराइट सर, बट ये है काफी इंटरेस्टिंग, और मेरे ख्याल से सर अगर MS धोनी को ये मिल जाता है तो काफी जो सेलिब्रिटीज हैं जो जिनको एक पर्टिकुलर नाम से या टैग से बोला जाता है, तो काफी ये इसमें प्रचलन बढ़ेगा, लोग इसको काफी ट्रेडमार्क कराएंगे। और आई थिंक शाहरुख खान ने भी सर कराया SRK। हाँ बिल्कुल, SRK उन्होंने करवा रखा है, एंड देयर आर वेरियस सेलिब्रिटीज जिन्होंने अपने पेन नेम को या ब्रांड नेम को, जिस नाम से उन्हें जाना गया उस नाम से भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है। एग्जाम्पल के तौर पे अर्शनील ग्रोवर जो कि शार्क टैंक में आए थे, तो उन्होंने दोगलापन के नाम से भी ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाया अपने नाम से। तो यू नेवर नो कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए क्या क्या टेक्टिक्स यूज करते हैं सब लोग, बिकॉज जब नाम बिकता है तो रेवेन्यू जनरेट होता है। एग्जैक्टली सर, सिंपल। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।